हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज है रविवार। आसाम और नॉर्थ ईस्ट के करंट अफेयर्स के इस भाग में आज हम जून 27 से लेके, एक्चुअली ये 27 होनी चाहिए थी, सॉरी, जून 27 से लेके जुलाई 4 तक, यानी कि पिछले रविवार से लेके इस शनिवार तक के सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे और यहाँ पे उसके काफी डिटेल्स भी होंगे। तो देखिए, आपके किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आसाम और नॉर्थ ईस्ट के करंट अफेयर्स को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिए जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, बैंकिंग हो, एपीएससी या किसी भी स्टेट के पीएससी। तो यहाँ पे आसाम और नॉर्थ ईस्ट के करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा उपलब्ध नहीं होते हैं इन कंपेरिजन टू द नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के हिसाब से। तो आसाम और नॉर्थ ईस्ट के जो करंट अफेयर्स को जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ये पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, बहुत सारे यहाँ पे स्टैटिक और डायनेमिक रिलेशंस के साथ। तो यहाँ पे हर प्रश्न देखिए इक्वली इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा, और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो जैसे कि हमेशा की तरह हम लोग आज भी नॉर्थ ईस्ट के एक टॉपिक से ही शुरुआत करेंगे। तो कुछ दिन पहले जो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने एक गैजेट नोटिफिकेशन के द्वारा नागालैंड नागालैंड जो स्टेट है, पूरे पूरे स्टेट को जो है एक डिस्टर्ब एरिया ये घोषित कर दिया है। तो एक्चुअली इसको पहले भी डिस्टर्ब एरिया घोषित कर दिया गया था, लेकिन इसकी एक्सटेंशन फिर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो अभी जो है 31 जून जो है 2020 को इसको जो है एक्सटेंड कर दिया है 31 दिसंबर 2020 तक, यानी कि 31 दिसंबर 2020 तक नागालैंड जो है एक डिस्टर्ब स्टेट के हिसाब से जाना जाएगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है कि नागालैंड की सिचुएशन अभी बहुत ही खराब है। अगर हम लोग एक कंपैरिजन भी देखेंगे कि अगर जो वायलेंट इंसिडेंट 2014 में टोटल 77 हुई थी, लेकिन 2017 में काफी कम हो गई थी, सिर्फ 19 वायलेंट इंसिडेंट हुई थी। और अगर बात करेंगे एक्सट्रीमिस्ट किलिंग, तो 2014 में ये लगभग 296 थी और 2017 में ये कम होकर 171 हो गई थी। अगर कंपैरिजन करें पूरे पूरे नॉर्थ ईस्ट में 1997 में जितने भी इंसर्जेंट प्रॉब्लम होती थी, उसके मुकाबले अभी नॉर्थ ईस्ट में ये 96% तक जो है कम होती गई है। लेकिन फिर भी बहुत सारी जगहों पे यहाँ पे सिविलियंस के लिए, यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए ऐसे डिसीजंस लिए जाते हैं। तो यहाँ पे होम मिनिस्ट्री ने एक जो पावर है, जो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 के सेक्शन 3, याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं आपके, सेक्शन 3 के हिसाब से यहाँ पे ये आर्म फोर्स को पावर दिया गया है। तो यहाँ पे नागालैंड को डिस्टर्ब स्टेट घोषित कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो भी आर्म फोर्स होगी उनकी कुछ पावर्स यहाँ पे होगी कि यहाँ पे वो जो है नागालैंड के किसी भी जगह में, किसी भी प्रेमिसेस में एंटर हो सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। अगर उनको कुछ सस्पिशियस या संदेहजनक कुछ लगी, वहां पे किसी भी व्यक्ति को विदाउट वारंट जो है यहाँ पे अरेस्ट किया जा सकते हैं। और अगर बात करेंगे, अगर वार्निंग देने के बाद जो है यहाँ पे आर्म फोर्स ओपन फायरिंग भी कर सकती है। तो भारत के अगर बात करेंगे, आसाम और नागालैंड पूरे की पूरे दोनों ही स्टेट जो है यहाँ पे डिस्टर्ब स्टेट घोषित कर दिया है। आसाम में 2019 के सितंबर में इसको घोषित कर दिया गया था, नागालैंड को अभी घोषित कर दिया गया है। मणिपुर के एक्सेप्ट इंफल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अलावा पूरे के पूरे मणिपुर जो है एक डिस्टर्ब स्टेट है। और अरुणाचल प्रदेश के 3 डिस्ट्रिक्ट चांगलांग, लोंगडिंग और तिराप ये डिस्टर्ब स्टेट घोषित कर दिया गया है। तो 8 पुलिस स्टेशन जो है आउट ऑफ 16 पुलिस स्टेशन जो आसाम अरुणाचल बॉर्डर में है, ये डिस्टर्ब जो एरियाज इसको डिक्लेयर किया है अकॉर्डिंग टू आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले हमने अपना वेबसाइट लॉन्च किया था, तो यहां पे हम लोगों ने एक यूनिक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसका नाम है ईशान। तो ईशान क्या है कि पूरे के पूरे आसाम और नॉर्थ ईस्ट के जो करंट अफेयर्स है उसकी कंपाइलेशन आपको यहां पे मिलेगी। ये मई महीने का जो ईशान है, पहला वॉल्यूम हम लोगों ने लॉन्च किया है। तो यहाँ पे ये जो है आपकी एपीएससी हो, यूपीएससी हो, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन एक हैंडबुक होने वाली है। तो यहाँ पे नॉट ओनली मंथली करंट अफेयर्स के अलावा यहाँ पे काफी सारे आपको आर्टिकल्स या जो यहाँ पे पॉइंट्स
आसाम इकोनॉमी हो, आसाम जियोग्राफी, यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट के यहाँ पे सोशल सिचुएशंस हो, यहाँ पे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो, यहाँ पे काफ़ी सारे आर्टिकल्स अलग अलग जो एक्सपर्ट्स के द्वारा लिखे गए यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा भी यहाँ पे आसाम दर्शन, आसाम हिस्ट्री के एमसीक्यू बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे। तो एक चीज देखिए कि ये आपके मंथली एमसीक्यू के हिसाब से, मंथली करंट अफेयर्स के हिसाब से, या फिर जो आसाम और नॉर्थ ईस्ट के आपके नॉलेज के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन हैंडबुक होने वाली है। तो इसका पीडीएफ का जो कॉपी है आप लोग जो है 35 रुपीज देके इसको खरीद सकते हैं। नीचे उसका जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो ये बहुत ही बेहतरीन एक हैंडबुक आपके लिए होने वाली है। और यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि वो इन रिटन फॉर्म में होनी चाहिए। तो ये अगर मैगजीन आप जर्नल ले लेंगे, मैगजीन का ये जर्नल, तो आपके लिए ये बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। तो इसका डिस्क्रिप्शन जो है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए आज के क्वेश्चन आंसर्स शुरू करते हैं। खर्ची पूजा, तो ये कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो खर्ची पूजा ये आप डेफिनेटली जानते होंगे, ये सेलिब्रेट किया जाता है त्रिपुरा में। तो ये जो है लगभग जुलाई या अगस्त के महीने में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे 14 जो अलग अलग देवता है उनकी यहाँ पे पूजा की जाती है। ये लगभग 1 हफ्ता चलती है ये पूजा। तो ये फेस्टिवल जो है अगरतला में, एक्चुअली जो अगरतला के जो टेम्पल ऑफ 14 गॉड्स, यहाँ पे उनके जो है मंदिर के प्रेमिसेस में इसको परफॉर्म किया जाता है। तो खर्ची पूजा बेसिकली ये एक जो है मदर अर्थ की पूजा के लिए ये फेमस होती है। तो यहाँ पे जो मेन रिचुअल्स इन द फॉर्म ऑफ ट्राइबल ओरिजिन के हिसाब से यहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये माना जाता है कि जुलाई और अगस्त के महीने में जो मदर अर्थ जो है यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन फेज से जाती है, तो जो भी इम्प्योरिटी होती है यहाँ पे, ये मान्यता है कि उसको वॉश आउट करके यहाँ पे अलग अलग देवताओं की पूजा की जाती है, ताकि मदर अर्थ जो है ये फिर से पवित्र हो सके। तो यहाँ पे एनिमल सेक्रीफाइसेस जो है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है खर्ची पूजा का। तो अगर बात करेंगे त्रिपुरा में बहुत सारे जो फेस्टिवल्स बहुत ही फेमस है, जैसे कि गरिया पूजा है, अशोकाष्टमी फेस्टिवल है, पिलक फेस्टिवल है, निर्महल फेस्टिवल, पौष संक्रांति फेस्टिवल, ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल त्रिपुरा में परफॉर्म किए जाते हैं। असर 15 फेस्टिवल ये कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? असर 15 फेस्टिवल ये सेलिब्रेट किया जाता है सिक्किम में। तो बेसिकली ये आपको प्रश्न अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। एक्चुअली सिक्किम में नहीं, ये नेपाली जो कम्युनिटी है उन नेपाली कम्युनिटी में बहुत ही एक फेमस फेस्टिवल है। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि असर 15 फेस्टिवल ये कौन सी कम्युनिटी का फेस्टिवल है? तो ये नेपाली कम्युनिटी का एक फेस्टिवल है। तो इसको एडिशनली असर राइस प्लांटेशन फेस्टिवल भी बोला जाता है। तो जब भी मॉनसून एक्चुअली आती है तो क्रॉप प्लांटेशन होती है, तो उसी दौरान इसकी शुरुआत होती है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे सिक्किम राज्य जो है, यहाँ पे अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हो, जैसे कि कार्डमम हो, इलायची, जिंजर, टर्मरिक हो, ऑफ सीजन वेजिटेबल्स हो, फ्लावर्स हो, अलग अलग फ्रूट जैसे कि कीवी, देन जो ज्वार, बाजरा, ऐसे प्रोडक्ट्स के जो कल्टीवेशन के लिए फेमस है। सिक्किम में राइस कल्टीवेशन भी बहुत ज्यादा किया जाता है। तो यहाँ पे इस फेस्टिवल के द्वारा जो असर 15 फेस्टिवल, इस दौरान जो है जो युवा है यहाँ पे डांस करते हैं या अलग अलग ट्यून में यहाँ पे गाने भी गाते हैं, यहाँ पे जो सिक्किमी सॉन्ग्स के हिसाब से बहुत फेमस है। तो सिक्किम याद रखिएगा कि इंडिया का पहला स्टेट है जहां पे ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है। तो सिक्किम में काफी सारे फेस्टिवल फेमस है, जैसे कि लोसोंग फेस्टिवल, सोनाम लोचर फेस्टिवल, बुमचू, सागादावा, इंद्र जात्रा फेस्टिवल, पांग लाबासोर फेस्टिवल, तिहार फेस्टिवल, मंगान फेस्टिवल, ही बारमोइक फेस्टिवल, सिक्किम समर फेस्टिवल, ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल सिक्किम में फेमस है। तो देखिए आपके कभी कभी एग्जाम में अगर कल्चर जो पार्ट में भी काफी सारे फेस्टिवल्स के बारे में पूछे जा सकते, तो ऐसे इसको बहुत इंपॉर्टेंट मान सकते हैं आप। मिजो पीस अकॉर्ड ये कौन से साल इसको साइन किया गया था? तो मिजो पीस अकॉर्ड इसको साइन किया गया था 1986 में। तो 1986 में 30 जून को जो है इसको जो है साइन किया गया था मिजो पीस अकॉर्ड। तो इस बार 30 जून को है, ये 34 ईयर्स इसका हो गया, तो इसको सेलिब्रेट किया गया था एक्चुअली मिजोरम में। तो मिजो पीस अकॉर्ड एक्चुअली यहाँ पे 3 पार्टियों के बीच में यहाँ पे साइन किया गया था। मिजो नेशनल फ्रंट के जो लीडर है लाल देंगा जी वहां पे थे उस टाइम, और मिजोरम के जो चीफ सेक्रेटरी थे लाल खामा, और यूनियन होम सेक्रेटरी उस टाइम 1986 में आर डी प्रधान, ये 3
पार्टीज के बीच में ये साइन किए गए थे। तो ये जो मेजो पीस अकॉर्ड, ये एक्ट के हिसाब से ये जो है यहाँ पे 20 साल का जो वायलेंस है जो मिजोरम में चलती आ रही थी, तो इसको जो है खत्म कर दिया गया था। तो यहाँ पे मेजो नेशनल फ्रंट के जो फाइटर्स है उन्होंने इस अकॉर्ड के बाद सरेंडर कर दिया गया था और ये प्रॉमिस कर दिया गया था कि मिजोरम को एक स्टेटहुड का, एक नया स्टेट का दर्जा मिल जाएगा। और उसके बाद 1987 में 1987 के 20 फरवरी को मिजोरम को स्टेटहुड का दर्जा मिल गया था। और मेजू जो लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल इंडियन लैंग्वेज के हिसाब से भी मान्यता प्राप्त हुई थी। और मेजू जो रिलीजियस एंड सोशल कस्टम्स है ये भी प्रॉमिस किया गया था कि उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किए जाएंगे। तो यहाँ पे मेजो नेशनल फ्रंट के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे इंसर्जेंट के साथ, यहाँ पे उस टाइम उसको खत्म कर दिया गया था। तो ये माना जाता है कि मेजो अकॉर्ड जो है वन ऑफ द सक्सेसफुल एग्रीमेंट इंसर्जेंसी के खिलाफ इसको माना जाता है। तो मिजोरम के जो अभी करंट चीफ मिनिस्टर है जोरामथंगा, तो ये उस टाइम मिजो नेशनल फ्रंट के वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे। और हमेशा हर साल जो है रेमनानी, ये एक पीस डे मिजोरम में सेलिब्रेट किया जाता है 30 जून को। तो मिजोरम में इसको पीस डे भी माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया ने आसाम के कौन से नेशनल पार्क में वेटरनरी सपोर्ट को एक्सटेंड करने का वादा किया है? तो देखिए यहाँ पे WWF ने यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क जो विश्वनाथ वाइल्ड लाइफ डिवीजन के अंदर आती है, यहाँ पे जो वेटरनरी सपोर्ट देने के प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे WWF इंडिया ने काफी इमरजेंसी मेडिसिन हो, फिर काफी जो सर्जिकल आइटम्स हो, एनिमल केजेस हो, यहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, या फिर जो एनिमल शेल्टर्स हो, यहाँ पे फ्लड के दौरान बहुत ही प्रॉब्लम्स होती है, तो इसको यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। तो हमेशा हर साल जो है आसाम में यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र नदी के जो फ्लड के वजह से यहाँ पे काजीरंगा में बहुत ज्यादा वाटर लेवल बढ़ती आती है, बहुत सारे जानवर जो यहाँ पे जो है आगे निकल के आ जाती है। तो यहाँ पे क्या होती है कि रास्ते में जब आ जाते हैं जानवर, यहाँ पे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी होती है, यहाँ पे गाड़ियों के साथ उनकी यहाँ पे टक्कर होती है, काफी जानवर यहाँ पे मारे भी जाते हैं। तो यहाँ पे अगर काजीरंगा में बात करेंगे अदर देन वन हॉर्न राइनो, इसके अलावा जो बार्किंग डियर है, हॉग डियर है, स्वम डियर है, हॉग बेगर्स है, प्रोकोपाइन है, अलग अलग रेप्टाइल्स है, और जो भी यहाँ पे चिड़िया है उनको भी काफी अफेक्टेड यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे जो विश्वनाथ डिवीजन, विश्वनाथ वाइल्ड लाइफ डिवीजन के जो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर है यानी कि DFO है जो मुकुल चंद्र दास, ये जो फाइनेंशियल एड जो यहाँ पे वेटरनरी सपोर्ट उनको प्रोवाइड किया गया था। और याद रखें कि WWF जो है इंडिया, इसकी जो WWF इंडिया, इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में, जो ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का इंडियन डिवीजन है। तो यहाँ पे काफी सारे पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया जाते हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो, फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी जो कंजर्वेशन हो, इसके बारे में बहुत ही देखा जाता है यहाँ पे। और WWF इंडिया ने एक एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इसको शुरुआत की थी जून 2013 में, अलग अलग 6 लैंग्वेजेस में। ये 6 लैंग्वेजेस है इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, कन्नड़ा और मलयालम। तो ये तो है WWF इंडिया। और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है, ये जो इंटरनेशनल, ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का जो इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंडिया इसकी स्थापना हुई थी 69 में, और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इसकी हुआ थी 1961 में। दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होनी है। और इसमें जो है WWF में लगभग 100 से ज्यादा कंट्रीज यहाँ पे एसोसिएटेड है, और लगभग 3000 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स के ऊपर यहाँ पे पूरे दुनिया में यहाँ काम कर रही है। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के यहाँ पे प्रोजेक्ट काफी बड़े बड़े होते हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया है, अलग अलग देशों में अपने यहाँ पे सेंटर जैसा यहाँ पे खोल दिया है। तो उसी का ही एक पार्ट है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया, WWF इंडिया। तो देखिए यहाँ पे कितने सारे पॉइंट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो इसी को अगर रिटन फॉर्म में डिटेल्स में आपको चाहिए तो ईशान आप अगर खरीद लेंगे तो ये एज ए हैंडबुक की तरह आपको काम करेगी। आप इसको टाइम टू टाइम रिवाइज कर सकते हैं, आपके साथ यहाँ पे बहुत मदद करने वाली है। आगे बढ़ते हैं। किलबैक स्नेक ये कौन से राज्य में 129 साल के बाद फिर से डिस्कवर किया गया है? तो किलबैक स्नेक, इसको जो उसका साइंटिफिक नेम है हार्पेटोरियस पियाली, इसका नाम है। तो इसको असम किलबैक भी नाम से जाना जाता है। तो ये जो फिर से रीडिस्कवर किया गया 129 साल के बाद असम में।
तो इसको इससे पहले 1891 में लास्ट टाइम जो देखा गया था, ब्रिटिश एक जो टी प्लांटर थे, उस टाइम टी प्लांटेशन काफी होती थी उस टाइम में, सैमुअल एडवर्ड पियल, तो इनके नाम से इसका जो नाम हार्पेटोरियस पियाली रखा गया था। तो आसाम के शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में इसकी उस टाइम में पहली उन्होंने खोज की थी। दो यहाँ पे स्पेसिमेन उनको मिले थे उस टाइम में। तो दो स्पेसिमेन से एक स्पेसिमेन जो है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वहां पे रखा गया है, और दूसरा जो है नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन में रखा गया है। तो यहाँ पे इसको जो फिर से डिस्कवर एक्चुअली किया गया था सितंबर 2018 में, एक जो टीम ऑफ जो रिसर्चर्स है जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो उन्होंने इसकी रीडिस्कवरी को कंफर्म किया है, और जो एक जर्नल जो है लंदन में वर्टिब्रेट जूलॉजी में यहाँ पे उन्होंने पब्लिश किया है। तो फिर से इसको माना गया है कि इसकी रीडिस्कवरी कंफर्म हो गई है। तो यहाँ पे ये सांप जो है ये एक्चुअली नॉन वेनमस यानी कि पॉइजनस नहीं है ये। तो ये साइंटिस्ट यही कहते हैं कि ये आसाम किलबैक जो है इसको आसाम के अलावा दुनिया में कहीं पे भी पाया नहीं जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द एनवायरमेंटल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी फिलहाल ये चर्चा में है कि कौन से हाई कोर्ट ने ये एक मान्यता यहां पे एक जजमेंट दिया है कि कोई भी हिंदू महिला अगर वो शाखा और सिंदूर लगाने में मना कर दे तो ये माना जाएगा कि वो अपने शादी से खुश नहीं है, तो ये अपनी शादी छोड़नी चाहती है। तो ये शाखा जो है काइंड ऑफ यहाँ पे एक बैंगल्स है, और सिंदूर तो आप डेफिनेटली जानते हैं जो वर्मिलियन है यहाँ पे। तो ये एक्चुअली जजमेंट जो दिया था गुवाहाटी हाई कोर्ट ने। तो यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में किसी भी अगर विवाहिता जो हिंदू महिला है अगर उन्होंने मना कर दिया कि वो शाखा या फिर सिंदूर नहीं लगाएगी, तो इस दौरान हस्बैंड जो है कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं फॉर डिवोर्स। तो ये जो एक्चुअली जजमेंट जो दिया गया था गुवाहाटी हाई कोर्ट के दो बेंच के जजेस ने, तो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है अजय लंबा जी और जस्टिस जो है सौमित्र सैकिया यहाँ पे मौजूद थे। तो यहाँ पे इसके हिसाब से बोला गया है कि कोई भी लेडी वो अगर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत यहाँ पे हिंदू शादी के हिसाब से अगर विवाह उनकी हो चुकी है और उन्होंने अगर जो रिचुअल कस्टम्स है उसको नहीं माना, तो हस्बैंड इसको जो है अप्रोच कर सकता है कोर्ट को। लेकिन इसमें एक चीज याद रखिएगा कि आपको कंफ्यूजन भी हो सकता है कि अगर यहाँ पे वाइफ ने अगर ये सिंदूर और शाखा नहीं लगाया तो हस्बैंड सिर्फ अप्रोच कर सकता है, ऐसा नहीं कि उनको डिवोर्स मिल जाएगा। इसके बाद जो है वाइफ के भी पूछा जाएगा कि उन्होंने जो ये नहीं लगाया है इसका रीजन क्या है, या फिर वो अपने शादी को छोड़ना चाहती है कि नहीं। अगर वाइफ ने यहाँ पे कॉन्सेंट दे दिया कि वो डिवोर्स चाहती है, उसी के बाद ही यहाँ पे डिवोर्स मिलेगा। ऐसा नहीं कि किसी लेडी ने यहाँ पे नहीं लगाया है किसी वजह से और हस्बैंड ने अप्लाई कर दिया, वाइफ को पता भी नहीं चला और उनको डिवोर्स जाएगा। तो काफी सारे न्यूज में या फिर आर्टिकल्स में आपको ऐसे ही कंफ्यूज किया जाएगा, तो इसको प्लीज कंफ्यूज मत हो जाएगा। और रिसेंटली असम के जो हेल्थ मिनिस्टर हिमंत बिश्वा शर्मा ने जो खानापाड़ा के जो वेटरनरी हॉस्पिटल के जो फील्ड है यानी प्लेग्राउंड है, यहाँ पे जो 900 बेड का एक जो कोविड-19 हॉस्पिटल की इसकी इनावरण की गई है। तो यहाँ पे सिंगल सेपरेट रूम है, अटैच यहाँ पे बाथरूम है, और यहाँ पे इसके अलावा उन्होंने महेंद्र मोहन चौधरी हॉस्पिटल में एक जो कोविड-19 जो टेस्टिंग लैब की भी यहाँ पे अनावरण की। तो ये अभी तक का 13वां टेस्टिंग लैब है आसाम में, और इन्होंने ये भी बोला है कि 6 और कोविड-19 टेस्टिंग लैब जो है इसकी अनावरण बहुत ही जल्दी की जाएगी। और रिसेंटली आसाम के गवर्नर जो है प्रोफेसर जगदीश मुखी, इन्होंने एक कैपेसिटी डेवलपमेंट सेंटर इन ऑन्कोलॉजी, तो ये कैंसर से रिलेटेड है, ये डॉक्टर बी बरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट राजभवन गुवाहाटी में इसकी अनावरण की गई थी। तो काफी सारे पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पे हम लोगों ने एक ही साथ बात की है। कौन से राज्य को जो कोविड-19 रिकवरी रेट में नॉर्थ ईस्ट में सबसे बेस्ट पोजीशन मिला है, यानी कि जितने लोग जो कोविड-19 पॉजिटिव हुई है उनमें से रिकवरी कितनी की हुई है, तो इसके हिसाब से परसेंटेज निकाला गया है। तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे बेस्ट जो रिकवरी रेट का परसेंटेज है मेघालय में। तो मेघालय में ये परसेंटेज जो है 80.80%, 80.80%। और पूरे इंडिया में अगर देखा जाए, पूरे इंडिया में स्टेट और यूनियन टेरिटरी के हिसाब से चंडीगढ़ का रिकवरी रेट परसेंटेज सबसे ज्यादा अच्छा है, यानी कि 82.30% ये चंडीगढ़ का है। लेकिन ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से नहीं, जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, क्योंकि ये डेटा जो है चेंज होते रहेंगे। तो अगर बात करेंगे इंडिया में अब तक जो है 6 लाख से भी ज्यादा की जो है पॉजिटिव केसेस हो चुकी है, और उनमें से 3.5 लाख से भी ज्यादा लोग जो है रिकवर हो चुके हैं। यहाँ पे काफी लोग अभी भी पॉजिटिव जो है
ट्रीटमेंट करवा रहे हैं यहाँ पे। और महाराष्ट्र में अगर बात करेंगे सबसे ज्यादा तकरीबन 1 लाख के आसपास महाराष्ट्र में हो चुकी है। सेकेंड रैंकिंग पे दिल्ली है, जो भारत की राजधानी यहाँ पे दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी के हिसाब से 60,000 से भी ज्यादा की जो लोग जो है कोविड अफेक्टेड दिल्ली में हो चुके हैं। और अगर बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट में तो सबसे ज्यादा आसाम में ही हुई है, लगभग यहाँ पे 11,000 की जो आंकड़ा आसाम में क्रॉस किया जा चुका है। तो कल ही जो है आसाम में 1200 से ज्यादा लोग जो है कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। तो अगर बात करेंगे आसाम की रैंकिंग सबसे ज्यादा कोविड पॉजिटिव केसेस में अगर बात करेंगे पूरे इंडिया में 14वें रैंकिंग पे है। तो ये भी चेंज होती रहेगी। हम यही आशा करते हैं कि ये सब जो है जो रिकवरी रेट 100% हो जाए और ये जो 6 लाख 3.5 लाख बात कर रहे हैं ये सब जीरो हो जाए, यानी कि पूरे इंडिया में कोविड-19 एकदम हमेशा के लिए चला जाए। ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 के हिसाब से कौन से राज्य में जो डिस्टर्ब एरिया का स्टेटस 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया है? तो इसका सही उत्तर है नागालैंड। तो यहाँ पे यूनियन मिनिस्ट्री ने एक गेजेट नोटिफिकेशन के द्वारा यहाँ पे जो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 का सेक्शन 3, याद रखिएगा सेक्शन 3 आपको पूछा जा सकता है, सेक्शन 3 के हिसाब से ये 30 जून को डिक्लेयर किया। तो 30 जून से यहाँ पे 31 दिसंबर 2020 तक इसको एक्सटेंड किया गया है। तो यहाँ पे नागालैंड का सिचुएशन काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, तो इसके बारे में यहाँ मेंशन किया गया था। तो ये सारे टॉपिक्स के ऊपर आपको ईशान में डिटेल्स में मिल जाएगी। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने एक एमएसएमई ऑर्डिनेंस जो जून 2020 में इसको पास कर दिया है? तो यहां पे आसाम के जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है यहाँ पे एमएसएमई ऑर्डिनेंस 2020 इसको पास कर दिया है। तो यहाँ पे इस ऑर्डिनेंस को अभी भी जो है गवर्नर जो है इसकी एसएन मिलनी बाकी है। तो इस ऑर्डिनेंस में ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी जो उनकी लैंड है उसमें अगर किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करना है तो ये व्यक्ति जो है सेल्फ डिक्लेरेशन के द्वारा इसको किया जा सकता है, यानी कि उनकी खुद की जमीन पे जो है एक इंडस्ट्री सेटअप किया जा सकता है, यानी कि एमएसएमई को यहाँ पे काफी ईज कर दिया गया है। तो यहाँ पे ये कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है और यहाँ पे ये जो लाइसेंस इस एमएसएमई सेक्टर को यहाँ पे मिलेगा 3 साल के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए आत्मनिर्भर आसाम के तहत, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो आत्मनिर्भर आसाम के तहत यहाँ पे एमएसएमई को बूस्ट करने के लिए ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं यहाँ पे, ताकि यहाँ पे जो है जो एमएसएमई को यहाँ पे अलग अलग परमिशन लेनी पड़ती है, काफी लंबा प्रोसेस हो जाती है। तो इसको ईज कर दिया गया है। जितना ज्यादा यहाँ पे एमएसएमई बनेंगी यहाँ पे इकोनॉमी सर्कुलेट होगी, यहाँ पे आसाम की इकोनॉमी के साथ देश की इकोनॉमी भी आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पे यही जो डिसीजन लिया गया है ताकि जितने भी जो अननेसेसरी प्रोसेस उसको खत्म करके एमएसएमई की सेटअप को यहाँ पे इजी कर दिया जा सके। तो यहाँ पे आसाम के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ने जो चंद्रमोहन पटवारी जी है इन्होंने काफी पॉइंट्स के पर यहाँ पे बात की थी। तो ये थे हमारे पूरे हफ्ते के जो आसाम और नॉर्थ ईस्ट के जो करंट अफेयर्स, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। काफी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया यहाँ पे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हो या फिर आपके जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और ईशान में इस सभी पॉइंट्स के ऊपर आपको यहाँ पे रिटन फॉर्मेट में मिल जाएगी। काफी ज्यादा आर्टिकल्स यहाँ पे मिलेंगे जो कॉन्टेम्पररी इश्यूज के रिलेटेड है, चाहे वो आसाम इकोनॉमी, आसाम जियोग्राफी हो, फ्लड से रिलेटेड हो, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग प्रॉब्लम से हो, यहाँ पे वो आर्टिकल्स आपके देखिए बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। और इसके अलावा भी जो भी स्टैटिक पॉइंट्स है, आसाम हिस्ट्री, बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में आपको यहाँ पे मिलेगी। तो प्लीज जस्ट पूरे महीने का 35 रुपीज, इतना तो अगर रिक्शे से ट्रेवल भी करते हैं तो आपको यहाँ पे लग जाती है। तो ये अगर खरीद लेंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैंडबुक के हिसाब से आपका काम करेगी। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।